यानंतर ज्यांनी पश्चिम बंगालमधील ओबीसी आरक्षणाचा घोटाळा संपूर्ण देशासमोर आणला असे भारत देशाचे राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, देशाचे माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री माननीय हंसराजभाई अहिर यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. आजच्या सभेला उपस्थित जी सभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे 9 वर्षाचे कारकीर्द मोदी @9 या निमित्तानं आयोजित केलेल्या सभेला उपस्थित महाराष्ट्राचे अत्यंत लोकप्रिय नेते, सध्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, भविष्यामध्ये तुमची अपेक्षा पूर्ण होतील असं नेतृत्व, ज्यांनी नगरपालिकेचे नगरसेवक पासून ते उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद भूषवलं, वार्डाच्या अध्यक्षापासून ते प्रदेशाध्यक्ष आणि आता भारतीय जनता पक्षाचे अखिल भारतीय पार्लमेंटरी बोर्डचे सदस्य आहेत, असे आम्हा सर्वांना आवडते नेते देवेंद्र फडणवीसजी, सन्माननीय प्रदेशाचे अध्यक्ष, आपल्या विदर्भाचा गौरव आणि सोबतच ओबीसीचे नेते सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी, या मंचावरील सर्व मान्यवर श्री परिणय फुकेजी, आमदार राहिलेले आशिष देशमुखजी, आमदार संजय रेड्डी बुतकुरवार, आमदार बंटी भागडिया, आमदार संदीप दुर्वेजी, आमचे ज्येष्ठ नेते चंदन भैया, ज्यांनी आजच प्रवेश घेतला असे महाराष्ट्राचे ओबीसीचे नेते माझे मित्र डॉक्टर अशोक जीवतोडे, तसे ज्यांनी आज प्रवेश घेतला असे आमचे मित्र इंजिनियर रमेश राजूरकरजी, जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगडे, सन्मान्य संजय धोटेजी माजी आमदार सुदर्शन निमकरजी, मंचावरील सर्व मान्यवर आमचे प्रमोद कोडूजी, राजेंद्र गांधी, अलकाता यात्राम, सर्व बंधू भगिनी, संध्याताई गुरनुलेताई, अतुल देशकर माजी आमदार, मी सगळ्यांचं स्वागत करतो. आलेली जी मंडळी आहे, सर्व कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतीचे काम असताना आपण आलात, आपल्या सर्वांचं स्वागत करून हा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला आपण आशीर्वाद देण्याकरता आलात. पूर्ण देशभर सध्या हा कार्यक्रम चालू आहे. आजच्या सभेचे प्रमुख वक्ते सन्माननीय देवेंद्र फडणवीसजी, त्यांना आपल्याला ऐकायचं आहे. मोदीजींची 9 वर्षाची कारकीर्द यावर ते प्रकाश टाकणार आहेत. मी परवानगी मागतो देवेंद्रजींना की मी गृह राज्यमंत्री असताना मी ते पाहिलेले होतं, सुरक्षेबद्दल बोलतो, तुमचे सगळे विषय मी घेत नाही आणि जास्त वेळ घेणार नाही. मला 10 मिनिटं दिलेली आहेत, त्याचं मी पालन करण्याचा प्रयत्न करतो. वाढली वेळ तर आपण माफ कराल मला, परंतु एक विषय सांगतो या ठिकाणी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी जेव्हा सत्तेमध्ये येत असताना 14 मध्ये ते म्हणाले होते की भ्रष्टाचार मुक्त भारत आणि भयमुक्त भारत, ही जी वाक्य आहेत, आणि त्यासोबतच सबका साथ सबका विकास सत्तेमध्ये गेल्याबरोबर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सुरक्षित भारत, भय मुक्त भारत के साथ में सक्षम भारत, संपन्न भारत, और संपन्न भारत की ओर चल रहे हम लोग. मोदी जी की कार्य पद्धति से हम बहुत नजीक से देख चुके हैं, आप भी देखते हैं, लेकिन मैं बहुत नजीक से देखा हूं. जिस तरीके से उन्होंने काम किया है 9 सालों में, उस काम की तारीफ करें उतनी कम है. मैं इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में जो काम किया है, सर्वांगीण विकास किया है, सभी वर्ग को स्पर्श किया है, वो आदिवासी रहे, दलित रहे, अल्पसंख्यक रहे या ओबीसी रहे. बाबा साहेब अम्बेडकर जी से लेकर तो बिरसा मुंडा जी तक
सम्मान दिया, संविधान की पूजा किए बगैर शपथ नहीं ली प्रधानमंत्री पद की, देश के लोकतंत्र का सम्मान किया उन्होंने। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के स्वप्न जो थे, जो विचार थे कि समानता विषमता समाप्त करने के लिए देश में लोकतंत्र है, ये उन्होंने सही मायने में समझा। और किसी भी चीज का जब उन्होंने जनता के बीच में देना चाहे आवास हो या गैस कनेक्शन हो या कोविड काल में अनाज हो, कभी जात और धर्म पूछकर नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लोकतंत्र का सम्मान किया है। ऐसे प्रधानमंत्री को फिर से हमें चुन के देने की बात यहां इसलिए चल रही है। आज हम मना रहे हैं मोदी @9। ये सभा इसलिए हो रही है कि मोदी @14 आने वाले 5 साल बाद ही हम ऐसी सभा लेंगे कि आगे भी प्रधानमंत्री हमारे फिर से बनते रहे, बीजेपी की सरकार बनती रहे। अगर हम 24 में नहीं जीतते हैं तो मोदी जी के 14 साल पूरे नहीं होंगे। वो 14 भी करना है, 15 भी करना है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं को एक निर्धार करना है। अभी सुधीर जी कह रहे थे कि हर वोट मोदी जी को जाए, और उस वोटिंग की जो मशीन है उस पर जाकर लड़खड़ाना मत। पिछले बार सरीका ताकत से वोट कीजिए, मोदी जी को देखिए। और ये देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है, आपने देखा है अमेरिका में क्या हुआ है, मोदी जी का सम्मान कितना हुआ। और इस भावना के साथ में हमें आगे काम करना पड़ेगा। एक पर्चा हमने बनाया है लोकसभा के लिए, जिले के लिए, एक पर्चा हमको हर घर में देना है, हर घर में देना है। ये काम आपको करना है, इसीलिए इसका कार्यक्रम है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो मैंने नजदीक से देखा है कि देश को प्रधानमंत्री ने सुरक्षित बनाया है। और कैसे बनाया? आरएसएस के हमारे परम आदरणीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत जी ने कहा था अपनी सभा में, दशहरा उत्सव में, देश पहले से अधिक सुरक्षित हुआ है। ये वाक्य इसलिए सिद्ध होता है। अभी हमने 3 दिन पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान दिन मनाया है, पुण्यतिथि मनाई, स्मरण किया उनको। उनका बलिदान क्यों हुआ था? कश्मीर के लिए हुआ था। एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। 370 नहीं चलेगी ये कहकर उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और जनसंघ के जमाने से, भाजपा से लेकर अभी तक समान नागरिक कायदा, राम मंदिर वहीं बनाएंगे हम कहने वाले, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं जो हमने जनसंघ के जमाने में कहा था। बीजेपी की विचारधारा कभी पट्टी से नहीं हटती। 370 हट गया, 35 हट गया, और सभी देश के नागरिकों को कश्मीर जाके मकान बनाने का अधिकार मिल गया। और वहां पर जो अधिक अधिकार थे कश्मीर में, वो 370 हटाकर समाप्त करते हुए जो कहते थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा था, रहेगा, लेकिन जुबान लड़खड़ाती पुराने नेताओं की, पुरानी सरकार में काम करने वाले की। लेकिन 370 हटाने के बाद जो हमने देखा है, लद्दाख अलग स्टेट बनकर जम्मू कश्मीर अलग स्टेट बना, शांति बहाल हुई, देश का एक हिस्सा भारत से दूर होने का प्रयास पाकिस्तान करता था। और कश्मीर की पीच, श्रीनगर की पीच, जहां पर कश्मीर में आकर पाकिस्तान खेलते थे आतंकवादी, अब भारत के देश के नागरिक वहां पीओके में जाके खेलते हैं कि यहां हम खेलेंगे, अब तुम यहां नहीं खेलेंगे। पीओके भारत देश का हिस्सा बनेगा, ये कहने वाले प्रधानमंत्री ये पहले प्रधानमंत्री है देश के। और इतना ही नहीं कि वो तो समाप्त किया ही किया, मैं करीब से देखा हूं। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी उग्रवादियों की हरकतें थी, हो चाहे त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो या आसाम हो, सभी जगह पे शांतता प्रस्थापित करने में प्रधानमंत्री को सफलता मिली है। कभी वहां चुनाव होते थे, खून की नदियां बहती थी, हत्याएं होती थी, 20-25% वोटिंग होता था, ये हमने सबने देखा है। लेकिन 2014 के बाद जब भी वहां पे प्रधानमंत्री ने हर मंत्री को भेजा, आप जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, हम भी कई बार गए, लोकतंत्र की स्थापना करनी थी वहां पे।
आज क्या हालात है। वहां जब भी वोटिंग होता है तो 75-80% वोटिंग होता है। एक जमाने में 20% वोटिंग होता था और खून खराबा होता था। कई राज्यों में बीजेपी की सत्ता बनी है, राष्ट्रीय पक्ष की सत्ता बनी है। पहले क्षेत्रीय पक्ष राज करते थे, अब बीजेपी राज करती है। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। अब वहां भारत देश के निशान के साथ में लोग तिरंगा लहराते हैं। वहां के स्थानिक झंडे गायब हो गए। राहुल गांधी ने भी कहा एक बात कश्मीर के बारे में, मैं कश्मीर गया तो तिरंगे ही तिरंगे में देख रहा हूं, बोले गलती से बोल दिया उन्होंने। एक बात मानी, 370 के बाद में कश्मीर में तिरंगा लहराता है और नॉर्थ ईस्ट में भी तिरंगा लहराया जाता है। ये ताकत है देश की। देश की जरूरत थी। उन्होंने कहा था कि मैं देश बंटने नहीं दूंगा, और इस तरीके से कश्मीर को भी जोड़ा, नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ा, और भारत देश के भारतीय प्रभाव में उन्हें लाने का जो काम किया है, जो किसी को नहीं करना आया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं नक्सल क्षेत्र के बारे में बताता हूं आप लोगों को। अभी नक्सल क्षेत्र की हरकतें कितनी कम हो गई है। गढ़चिरौली में जहां के पालक मंत्री स्वयं हमारे देवेंद्र जी है 70% वहां हत्याएं कम हो गई है नागरिकों की, और 82% वहां पे हमले कम हो गए। और 126 जिले जो आतंकी क्षेत्र में थे, अभी वहां पर 70 जिले आतंकी क्षेत्र के बचे हैं। ये जो ताकत है, ये इच्छा शक्ति होती है, वो चाहे कश्मीर हो या नॉर्थ ईस्ट हो या नक्सल क्षेत्र हो। ये सुरक्षित भारत और यहां के लोगों को भयमुक्त समाज, ये जो बातें प्रधानमंत्री ने पहले कही थी, वो पूरी होते समय में मैं बांग्लादेश की सीमा की बात कहूंगा। मैंने खुद एक वो समय बयान दिया था कि देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं। ये मेरा राइटिंग में जवाब है लोकसभा में। ये झूठ होता तो प्रिविलेज मोशन मुझ पर चलता था, नहीं चला। ये पुरानी सरकार के कार्यकाल में 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत देश में घुस के बैठे हुए हैं, और इसी के चलते एनआरसी है कि आसाम में कितने हैं, बंगाल में कितने हैं। वो काम चल रहा है, बाधाएं आ रही है, लेकिन काम रुका नहीं है। और यही प्रधानमंत्री है जिन्होंने बांग्लादेश की सीमा को, जो एलओसी थी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो था, अब वो एलओसी को अब आईबी कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाया। कैसे बनाया? 1974 में मुजीबुर रहमान के साथ में उस सरकार ने समझौता किया था कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर बनेगी बांग्लादेश में। उन्होंने नहीं बनाई। 1474 से लेके 74 से लेके तो 2015 तक इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनी। प्रधानमंत्री जी ने फाइल देखी, उसकी धूल झटकी, और 15 में दोनों देशों का समझौता फिर से हुआ। 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश की दी गई, 7,000 एकड़ जमीन भारत ने ली उनसे, 101 इनक्लेव गांव उनको दिए, 51 गांव हमने लिए, और इंटरनेशनल बॉर्डर अब बांग्लादेश में बनी। ये पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है। ये बातें बहुत बड़ी है। ये देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा काम किसी ने किया होगा, उसका नाम है देशभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आप बताइए, 2 करोड़ यहां बांग्लादेशी घुसते हैं। म्यांमार के लोग 2012 में मैं विपक्ष में बैठा करता था लोकसभा में, 40,000 म्यांमार के लोग दिल्ली आ गए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें आश्रय दे दिया। रोहिंग्या वो अभी तक वहीं है, 6 साल के लिए रखा था, कोई निकाल नहीं सका। लेकिन 17-18 में जब मोदी जी की सरकार थी, हमारे राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री मंत्रालय देखा करते थे, और म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या बाहर निकले। लेकिन त्रिपुरा से आने वाले रोहिंग्या को किसने रोका होगा? मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रोका। कोई रोहिंग्या भारत देश में घुस नहीं पाया, घुसपैठ नहीं कर पाया। ये जो ताकत है कि पिछले वक्त में 40,000 निकले, पूरे भारत में आ गए। अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो 7 लाख रोहिंग्या में से 4 लाख रोहिंग्या भारत देश में घुस जाते थे। ये जो नेतृत्व होता है, जो कमिटमेंट है देश को बचाने का, बनाने का, मजबूत बनाने का, सुरक्षित बनाने का, इस पर भी आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। मैं कई बार कहता हूं, ये देश
निखारे पे सोया हुआ था। हम इतने आसानी से नहीं जी रहे थे। आप यकीन करो, कभी प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था एक जमाने में वो आएगा कि हमें भारत से लड़ने के लिए हमारी फौज की जरूरत नहीं गिरेंगी। ये बात बहुत बड़ी थी। कितनी बड़ी बात कही थी उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने। इसका अर्थ आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये स्थिति में देश था। मैंने वो अंगार के निवले मैंने देखे हैं। मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया, मैं कश्मीर के बॉर्डर पे गया। वहां पर जो धकधकता हुआ ज्वाला थी जमीन के नीचे में, जहां पर स्टोन पेल्टिंग हुआ करता था, बच्चे पत्थर मारा करते थे। हमारे जवानों को हाथ में बंदूक रहने के बावजूद भी हमारे जवान गोली नहीं चलाते थे। वो पत्थर मारने का, स्टोन पेल्टिंग का सारा काम बंद हो गया और वो धकधकते निखारे थे, वो बुझाने में सरकार को सफलता मिल रही है। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए मैं कहता हूं, हम देशभक्त नागरिक हैं। ये भारत माता को हमें कुछ देना है। वो जो है कश्मीर, ये जो नेता है विपक्ष के, लंदन में जाके रोते भारत के खिलाफ में, अमेरिका में जाके रोते हैं भारत के खिलाफ में, अपनी मातृभूमि के खिलाफ में। ऐसे लोगों से देश को बचाना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के बगैर देश में पर्याय नहीं है। ये पन्ना हर घर में पहुंचे, ये तुम्हारा संकल्प है। इसमें सारी बातें लिखी है कि देश में गरीबी समाप्त करने के लिए, देश को सुरक्षित बनाने के लिए और देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए, इस देश को मजबूत सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री क्या करने जा रहे हैं, ये सारा पर्चा लेके आप लोगों को जनता के बीच में जाने के लिए आज देवेंद्र जी हमें कहने के लिए आए हैं, आपके सामने संबोधित करने के लिए आए। और मैं इतना ही कहूँगा, आप लोगों ने मुझे 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है। मुझ पर, मेरी पार्टी पर आपका बहुत एहसान है। मैं आपसे जितनी बातें अभी कही है वो सारी बातें सही कही है। जिस तरीके से हमने घुसपैठियों को मुकाबला किया और आतंकियों को हमने जगह दिखा दी है, वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, दुनिया को दिखा दिया, पाकिस्तान को दिखा दिया कि तुम्हारे देश में घुस के हम तुमको कैसे मुकाबला कर सकते हैं। ये सारी बातों का आपको अध्ययन करना पड़ेगा और सारी बातें चलेगी। ये चिल्लाते रहेंगे गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन भारत माता सुरक्षित रहेगी तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, गैस भी सस्ता होगा। 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री अनाज मुफ्त दी है कोरोना काल में, ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री को हमें बार बार सत्ता में लाना है, बीजेपी को सत्ता में लाना है तो एक ही इरादा करके जाइए, एक ही संकल्प करके जाना है। हमें 2024 के चुनाव में फिर से बीजेपी मोदी जी को चुन के लाना है और आने वाले 5 साल नहीं 50 साल विपक्ष को सत्ता के नजदीक नहीं आने देने का संकल्प करें। इतना कहता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हंसराज भैया। यानंतर